हेलो एवरीवन, सीजीपीएससी एबीसीडी में आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के अंदर हम महिला एवं बाल विकास विभाग से संबंधित योजनाएं एवं कार्यक्रम, जो कि ये है महिला सुपरवाइज़र या फिर पर्यवेक्षक या फिर कह लीजिए फीमेल सुपरवाइज़र जो है, इसका जो सिलेबस है उसका सिलेबस का जो पार्ट 1 है उसका सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट टॉपिक है। इस टॉपिक से ही क्वेश्चन पूछे जाएँ, ठीक है। तो इसके अंदर इस वीडियो के अंदर हम महिला एवं बाल विकास संबंधित जो भी योजनाएं हैं, आयोग हैं, जो कार्यक्रम है, उससे हम महत्वपूर्ण एमसीक्यू का यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। एमसीक्यू के माध्यम से ही उन सारे टॉपिक्स को कंप्लीट करने की कोशिश करेंगे, ठीक है। तो इस वीडियो को आपको बहुत ध्यान से देखना है। इसी टॉपिक से संबंधित मतलब जो पार्ट 1 है इसके सिलेबस का, महिला सुपरवाइज़र का जो पार्ट 1 का सिलेबस है, उससे संबंधित एक वीडियो मैं पहले भी अपलोड कर चुका हूँ। उस वीडियो के अंदर हमने दहेज प्रथा से संबंधित और बाल विवाह से संबंधित क्वेश्चंस को हमने देखा था। अगर आपने नहीं देखा है तो आप जाके उस वीडियो को देखें। उसका डिस्क्रिप्शन भी मैं इस वीडियो के उस वीडियो का लिंक भी मैं इसके डिस्क्रिप्शन में आपके लिए डाल दूंगा, ठीक है। तो चलिए हम शुरू करते हैं और क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। पहला क्वेश्चन है हमारा कि छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग के संबंध में असत्य कथन कौन सा है, ठीक है। यहाँ पे ध्यान से आप वीडियो को पॉज करें और इसके ऑप्शंस को देखें और बताएं कि कौन सा ऑप्शन जो है असत्य है। इसके बाद मैं इसका एक्सप्लेनेशन बताऊंगा और जो भी मैं फैक्ट यहाँ पे इंक्लूड करूँगा उस सबको आपको नोट डाउन करते चलना है। तो पहला जो विकल्प है, छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन 16 जून 2010 को किया गया था। दूसरा, श्रीमती तेज कुंवर नेताम राज्य बाल संरक्षण आयोग की वर्तमान अध्यक्ष हैं। और तीसरा विकल्प है, छत्तीसगढ़ में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2010 लागू है। और चौथा है कि यह आयोग बाल अधिकारों के लिए बनाए गए नियमों, नीतियों, उपायों, कार्यक्रमों का निरीक्षण, परीक्षण, प्रभावी क्रियान्वयन के उपायों का अनुशंसा करता है। ये चारों में से कौन सा कथन जो है असत्य है? तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है, क्योंकि छत्तीसगढ़ में बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम 2010 का नहीं परंतु 2005 का है, ठीक है। इस 2005 का बालक अधिकार संरक्षण आयोग अधिनियम के अंतर्गत ही 16 जून 2010 ईस्वी को छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग का गठन किया गया था। आपको याद रखना है, ठीक है। और जो ये आयोग है, ठीक है, राज्य बाल संरक्षण आयोग है, इसकी वर्तमान में जो अध्यक्ष कौन है? तो तेज कुंवर नेताम है। ये बिल्कुल सही है। और जो ये आयोग है उस आयोग का गठन क्यों किया गया था? ताकि बाल अधिकारों को संरक्षण किया जा सके। बाल अधिकारों के संरक्षण के लिए जो नियम बनाया गया है, जो नीति बनाया गया है, जो उपाय किए गए हैं या फिर उससे संबंधित जो कार्यक्रम हैं उनका निरीक्षण, परीक्षण और उनका प्रभावी क्रियान्वयन करना ही इसका मुख्य उद्देश्य है, ठीक है। तो इस प्रकार इसका सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी जो है ये असत्य है। इस 2010 की जगह 2005 होना चाहिए था, ठीक है। आपको ये सब याद रखना है। बाल संरक्षण अधिकार के कुछ अन्य कार्य को भी आप ध्यान से सुन लें, जैसे समाज के विभिन्न वर्गों में बाल अधिकारों की जानकारी को प्रसारित करना, ठीक है। समाज के साथ ही साथ बच्चों से संबंधित जो आंकड़ा होता है, ठीक है, उसका संकलन करना, उसका विश्लेषण करना, ये सब इसका कार्य होता है, ठीक है। जैसे बाल अधिकारों का अगर कोई उल्लंघन करता है तो उसका जांच करना, कार्यवाही सुनिश्चित करना, ये सब बाल अधिकार संरक्षण आयोग का कार्य होता है। साथ ही साथ इसका जो मुख्य उद्देश्य क्या है वो तो हमने देख ही लिया कि ये इसका मुख्य उद्देश्य के अंतर्गत आया है। मतलब मेनली ये आयोग क्या करता है? बाल संरक्षण का कार्य करता है, ठीक है। उनसे संबंधित जितनी भी लापरवाही होता है, जो भी बाल अधिकारों का जो उल्लंघन होता है, उन सब का कार्यवाही करना, उन सबको देख रेख करना इसका मुख्य उद्देश्य होता है, ठीक है। तो ये था प्रश्न क्रमांक 1 का सही उत्तर। और जो कुछ भी मैंने यहाँ पे फैक्ट बताया इन सबको आपको नोट डाउन करते चलना है, ठीक है। चलिए अब दूसरा प्रश्न देखते हैं। दूसरा प्रश्न है कि निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब का है? ठीक है, ध्यान से सुनना है। क्या है कि निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब का है? देखिए, जैसे कि अभी हम बाल संरक्षण आयोग से संबंधित कार्यों को देख रहे हैं, तो अगर बाल संरक्षण आयोग से संबंधित उसके कार्यों को देख रहे हैं, उनके उद्देश्यों को देख रहे हैं, तो ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा भी बाल संरक्षण आयोग के अंतर्गत ही आएगा, क्योंकि
ये निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा किसके लिए है? तो 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे होते हैं, जो बालक होते हैं, बालक बालिकाएं हैं, उनके यहाँ पे निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा की बात की गई है। तो यह जो अधिनियम है, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम, ये कब का है? 2002 का, 2009 का, 2005 का या फिर 2004 का? इसका सही आंसर क्या है आप ज़रूर बताएं, इसका आंसर क्या होगा। ठीक है, तो इसको मैं आंसर बताने से पहले मैं एक चीज़ आपको बताता हूँ कि संविधान का, हमारा जो भारत का जो संविधान है, उस संविधान का 86वां संशोधन कब हुआ था? किसी को पता है क्या? 86वां संशोधन कब हुआ था, पता है क्या? तो ये हुआ था 2 दिसंबर 2002 को। ठीक है, कब हुआ था? 2 दिसंबर 2002 को। और इस संविधान संशोधन के अंतर्गत ही, 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत ही जो हमारे संविधान का जो अनुच्छेद 21A है, इसके अंतर्गत शिक्षा के मौलिक अधिकार बना दिया गया। ठीक है, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार बना दिया गया। कौन सा अनुच्छेद याद रखना है? तो 21A। ठीक है, कौन सा संविधान संशोधन? 86वां संविधान संशोधन के अंतर्गत निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को मौलिक अधिकार के अंतर्गत शामिल कर दिया गया है। इसके अंतर्गत 6 से 14 वर्ष के जो बच्चे हैं, उनको निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा दिया जाएगा। यह उनका मौलिक अधिकार है। क्लियर है इतना? अब देखिए, ये जो संविधान संशोधन तो 2002 में हुआ। इसके बाद इन अधिनियम को कार्यान्वित करने के लिए, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा को उपलब्ध कराने के लिए अनिवार्य शिक्षा, ठीक है, याद रखिएगा, निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम लाया गया। ये अधिनियम लाया गया 2009 में। संशोधन 2002 में हुआ, लेकिन निःशुल्क अनिवार्य शिक्षा अधिकार अधिनियम कब लाया गया? 2009 में लाया गया है, याद रखिएगा। तो इसको जो ये अधिकार आया, ठीक है, ये जो मौलिक अधिकार आया निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का, इसका निराकरण करने का या फिर इसको अनिवार्य बनाकर इसको प्रभावी क्रियान्वयन करने का अधिकार किसको है भाई? किसके अंतर्गत दायित्व दिया गया? तो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग, ठीक है, इसको ये दायित्व दिया गया कि छत्तीसगढ़ में इस अधिनियम को लागू किया जाए और उसको क्रियान्वित किया जाए। क्लियर है इतना बात? तो ये आपको याद रखना है। देखिए, अगर आपसे पूछ दे कि 2022-23 का जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत बजट हुआ, ठीक है, 2022-23 का जो बजट है, उसमें छत्तीसगढ़ राज्य बाल अधिकार संरक्षण आयोग, जो ये आयोग है, इसके लिए कितना बजट रखा गया? तो याद रखिएगा 175 लाख, ठीक है, 175 लाख रुपए का बजट बनाया गया था। किसके लिए? छत्तीसगढ़ बाल अधिकार संरक्षण आयोग के लिए। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का क्या हुआ? 2009। तो यहाँ पे ध्यान से समझिएगा मैंने यहाँ पे क्या एक्सप्लेन किया आपके लिए। ठीक है, चलिए अब हम तीसरा प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, तीसरा प्रश्न, हाँ, तीसरा प्रश्न जो है जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हालांकि सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को ही मैं इंक्लूड किया हूँ। और देखिए, याद रखिएगा, ये सारे क्वेश्चन मैं कहीं से कॉपी पेस्ट करके नहीं लाया हूँ। ये सारे क्वेश्चन को मैं पूरा अधिनियम को पढ़ के वहाँ से खुद तैयार किया हूँ, इसलिए आप ध्यान से देखते चलिएगा और इसको समझने की कोशिश करिएगा। तीसरा प्रश्न है, छत्तीसगढ़ में संचालित उमंग कार्यक्रम के बारे में विचार करें। ठीक है, यह शिक्षा के स्तर को बढ़ाने के लिए संचालित कार्यक्रम है। दूसरा, यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से राज्य में संचालित पोषण देखरेख कार्यक्रम फोस्टर केयर प्रोग्राम के सुदृढ़ीकरण हेतु 10 जिलों में उमंग कार्यक्रम चलाया जा रहा है। तो इसका सही आंसर क्या होगा? क्या कथन एक सही है, केवल 2 सही है, 1 और 2 दोनों सही है, फिर यह दोनों के दोनों गलत है? इसका सही आंसर क्या होगा? तो इसका जो सही है वो है ऑप्शन नंबर 2, केवल 2 सही है, बाकी पहला जो है गलत है। यह जो शिक्षा, एक्चुअली ये जो उमंग कार्यक्रम जो संचालित किया जा रहा है, ये शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए नहीं है, ये पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए। याद रहेगा? तो उमंग कार्यक्रम का क्या कार्य है? ये पोषण के स्तर को बढ़ाने के लिए है। एक्चुअली है क्या कि यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़ के सहयोग से राज्य में एक संचालित एक पोषण देखरेख कार्यक्रम है। अगर दूसरा कथन को आप अच्छे से पढ़ते तो पहला को आप एलिमिनेट कर सकते थे। ठीक है, क्योंकि ये पोषण से संबंधित कार्यक्रम है, ना कि शिक्षा से संबंधित। ठीक है, तो पोषण
देखरेख कार्यक्रम के सुदृढ़ीकरण के लिए छत्तीसगढ़ राज्य का जो 10 जिलों में इस कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये यहाँ पे शिक्षा की जगह क्या होना चाहिए था, पोषण होना चाहिए, तब यहाँ पे सही हो जाता। अच्छा, 10 जिलों का अगर नाम देखा जाए तो सबसे पहले जो 5 संभाग है ना, ठीक है, 5 जो संभागीय मुख्यालय है, सबसे पहले तो उन जिलों का याद नाम रखिएगा। ठीक है, तो जैसे पहला हो गया रायपुर। ठीक है, रायपुर जिले का संभाग भी रायपुर के अंदर ही मुख्यालय होगा। दूसरा हो जाएगा दुर्ग, तीसरा है बिलासपुर, चौथा हो गया सरगुजा और पांचवा हो गया बस्तर। ये 5 जिलों का तो नाम याद रखिएगा। जहाँ जहाँ 5 संभाग है उनका जो मुख्यालय है 5 जिले हो गए, और बाकी 5 जिले जो हैं इनके जो मुख्यालय हैं, इनके जो निकटवर्ती जिले हैं उनको शामिल किया गया है। जैसे 6वें नंबर पे अगर देखेंगे तो राजनांदगांव है। ठीक है, 6वें नंबर पे राजनांदगांव है। 7वें नंबर पे हो जाएगा धमतरी, 8वें नंबर पे कोरबा, 9वें पर हो जाएगा रायगढ़ और 10वें नंबर पे आ जाएगा कांकेर। इन 10 जिलों के अंतर्गत इस उमंग कार्यक्रम को चलाया जा रहा है। अच्छा, मैं आपसे अगर पूछ दूं कि छत्तीसगढ़ में महिला बाल विकास मंत्री कौन है? छत्तीसगढ़ के अंदर, ध्यान से लिखिएगा, छत्तीसगढ़ के अंदर महिला बाल विकास मंत्री कौन है? ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्री, महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो याद रखिएगा अनिला भेड़िया। ठीक है, अनिला भेड़िया जो है छत्तीसगढ़ के अंदर महिला एवं बाल विकास मंत्री है। अच्छा, यहाँ पे एक टर्म आया यूनिसेफ रायपुर छत्तीसगढ़। तो यूनिसेफ का जो छत्तीसगढ़ के अंतर्गत जो उसकी शाखा है उसके अध्यक्ष कौन है? यूनिसेफ रायपुर के अंतर्गत जो छत्तीसगढ़ का शाखा है उसके प्रमुख कौन है? तो याद रखिएगा जॉब जकारिया। ठीक है, जकारिया करके आप याद रखिएगा, जॉब जकारिया पूरा नाम है। तो याद रखिएगा यूनिसेफ रायपुर या यूनिसेफ छत्तीसगढ़ के अभी हेड कौन है, प्रमुख कौन है? तो जकारिया याद रखिएगा। ठीक है, तो ये था तीसरे प्रश्न का आंसर, ऑप्शन नंबर बी कि केवल 2 ही सही था। बाकी यहाँ पे 10 जिलों का नाम आप याद रखिएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न अब देखते हैं कि चौथा प्रश्न क्या है। चौथा प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ में संचालित मिशन वात्सल्य का उद्देश्य क्या है? ठीक है, छत्तीसगढ़ में संचालित मिशन वात्सल्य का उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना, बच्चों को छात्रवृत्ति प्रदान करना, 6 से 14 वर्ष के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा प्रदान करना, या फिर बच्चों में मनोवैज्ञानिक विकास करना। इसका सही आंसर क्या है? वीडियो को पॉज करें और इसका आंसर लगाने की कोशिश करें। देखिए, छत्तीसगढ़ के अंदर जो मिशन वात्सल्य चलाया जा रहा है इसका मुख्य उद्देश्य क्या है? बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। ठीक है, देखिए बच्चों को सुरक्षित वातावरण क्यों प्रदान करना है? ताकि मुश्किल परिस्थितियों में भी उनका विकास हो सके, उनका कल्याण अच्छी तरीके से किया जा सके। इन प्रयासों से उन असुरक्षित परिस्थितियों को भी कम किया जा सकता है, क्योंकि बहुत सारे बार ऐसा होता है कि बच्चे जो हैं अपने परिजनों से दूर हो जाते हैं। ठीक है, और साथ ही साथ जो बच्चे होते हैं दुर्व्यवहार और उपेक्षा और शोषण का कारण बन जाते हैं। इसीलिए ऐसा प्रयास करना ताकि उनसे जो बच्चों के लिए जो असुरक्षित परिस्थितियां हैं उनको कम किया जा सके, ज़्यादा उनको कोई परेशानी ना हो और बच्चों के लिए एक सुरक्षित वातावरण का माहौल बनाया जा सके। इसका मुख्य उद्देश्य क्या हो गया? बच्चों को सुरक्षित वातावरण प्रदान करना। ठीक है, अच्छा अगर आपसे पूछ दे कि जो ये मिशन वात्सल्य है इसके हितग्राही कौन कौन होंगे? ठीक है, इसके हितग्राही किसको किसको रखा जाएगा? तो ये बहुत सारे, इसमें 4-5 है, तो आप ध्यान से सुनिएगा और कुछ नोट डाउन करते चलिएगा। जैसे पहला क्या है कि देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता वाले बच्चे, मतलब ऐसे बच्चे जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होगा। ठीक है, जिनको देख रेख और संरक्षण की आवश्यकता होगी वे बच्चे जो है इसके हितग्राही होंगे। ठीक है, दूसरा क्या कि जो कानून का उल्लंघन करने वाले बच्चे तथा किशोर। ठीक है, मतलब ऐसे बच्चे जिन्होंने कानून का उल्लंघन किया हो, ठीक है, तो वैसे बच्चों और किशोरों को भी इसका हितग्राही माना जाएगा। तीसरा क्या, जो सड़क पे रहने वाले जो बच्चे हैं, जो बेघर हैं और जिनके परिवार नहीं होते, उन बच्चों को भी इसके हितग्राही के रूप में शामिल किया जाएगा। चौथा ये भी हो सकता है कि जो विपदाग्रस्त बच्चे हैं या फिर जो बालक या फिर बाल यौन शोषण के शिकार हुए हैं, उन बच्चों को भी इसका हितग्राही माना जाएगा।
पाँचवा भी हो सकता है कि ऐसे बच्चे जो अनाथ हों, अपरिपक्व हों, घुमंतु हों, निराश्रित बच्चे हैं, ऐसे बच्चों को भी इसका हितग्राही माना जाएगा। बाल श्रमिक, कठिन परिस्थिति में कार्यरत जो कामकाजी बच्चे हैं, जो नशे में भिड़े हुए बच्चे हैं, जो नशे से लत हैं, ऐसे बच्चों को भी इसका हितग्राही माना जाएगा। किसका हितग्राही? तो मिशन वात्सल्य का, ताकि उनको उनकी जो बुरी संगत है, उनके अंदर जो बुराइयां हैं, उनको ख़त्म करके उनके लिए एक सुरक्षित वातावरण प्रदान किया जा सके। तो इसका मुख्य उद्देश्य आपको समझ में आया होगा। इसलिए जो कुछ भी मैंने यहाँ पे 5-6 टर्म को बोला उसको आप नोट डाउन भी करेंगे, ठीक है, याद रखिएगा। अब देखिए, इस योजना को संचालित करने के लिए इसकी 2-3 लेवल का संरचना बनाया गया है। जो पहला संरचना है वो है राज्य बाल संरक्षण समिति। राज्य बाल संरक्षण समिति, ठीक है, मतलब मिशन जो वात्सल्य है इसकी संरचना की मैं बात कर रहा हूँ। इनका स्ट्रक्चर क्या है, कैसे इस सबको हैंडल करेंगे। तो जो पहला लेवल है, जो पहली संरचना के अंतर्गत आएगा वो है राज्य बाल संरक्षण समिति। दूसरा आएगा राज्य दत्तक ग्रहण, राज्य दत्तक ग्रहण संसाधन अभिकरण, संसाधन अभिकरण। और जो तीसरा है, वो तीसरा जो है इम्पोर्टेंट है, तीसरा को भी आप याद रखिएगा। तीसरा है जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति। जिला बाल कल्याण एवं संरक्षण समिति, ठीक है। तो याद रखिएगा, ये सब आपको याद रखना है। अभी तक कोई ना कोई आप तो नोट फॉलो कर ही रहे होंगे, तो वहाँ पे आपको और अच्छे से डिटेल मिल जाएगा, परंतु मैं यहाँ पे एमसीक्यू के माध्यम से कुछ चीज़ों को तो अवश्य ही करा सकता हूँ, ठीक है। चलिए, ये चौथा प्रश्न का आंसर ऑप्शन नंबर ए हो गया। चलिए, पाँचवा प्रश्न देखते हैं कि हमारा पाँचवा प्रश्न क्या है। पाँचवा प्रश्न बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। देखिए, पाँचवा प्रश्न है हमारा कि मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत, ये जो प्रश्न है ये भी मिशन वात्सल्य से ही संबंधित है, ठीक है। क्वेश्चन है, मिशन वात्सल्य योजना के अंतर्गत जरूरतमंद बच्चों के लिए, ठीक है, जरूरतमंद बच्चों के लिए आकस्मिक चाइल्ड लाइन टोल फ्री नंबर क्या है, ठीक है। कि अगर उनकी हेल्पलाइन नंबर की बात करें मिशन वात्सल्य योजना के तहत तो क्या है? 1912, 1091, 1098 या फिर 108। ये सभी के सभी जो टोल फ्री नंबर यहाँ पे लिखा हूँ चाहे, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक दो और भी एक्स्ट्रा करके मैं अभी आपको बताऊँगा, ठीक है। देखिए, जो मिशन वात्सल्य योजना है, अगर देखा जाए तो वर्तमान में राज्य के 25 जिलों में ये अच्छे से चल रहा है। कितने जिलों में? राज्य के 25 जिलों में ये योजना को अच्छी तरीके से चलाया जा रहा है। और इन सभी जिलों के अंतर्गत ज़रूरतमंद बच्चों के लिए एक टोल फ्री नंबर बनाया गया। वो टोल फ्री नंबर है C1098, ठीक है। 1098 क्या है? तो ये चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है, चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर, ठीक है। तो याद रखिएगा, किसके लिए? मिशन वात्सल्य के अंतर्गत। अच्छा, 1912 क्या है? कोई बता सकता है कि 1912 जो है ये किसके लिए टोल फ्री नंबर है? तो याद रखिएगा, ये बिजली की समस्या से संबंधित है। ये सबको मैं इंपॉर्टेंट वाले को यहाँ पे लिख के लाया हूँ ताकि यहाँ पर भी आप सभी को क्लियर हो जाए। बिजली समस्या से संबंधित अगर कोई टोल फ्री नंबर है तो है 1912। 1091 क्या है? तो ये महिला हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। महिलाओं के लिए टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर है, ठीक है। जब किसी महिला को आप संकट में, अगर कोई महिला है तो आप इस नंबर पे 1091 पे कॉल कर सकते हैं, आपके लिए सहायता मुहैया कराया जाएगा। 108 नंबर पे क्या है? तो आपको पता होगा, ये संजीवनी एक्सप्रेस का है, ठीक है। संजीवनी एक्सप्रेस का टोल फ्री नंबर क्या है? 108। 112 पता है क्या? 112 क्या है? तो ये तो पुलिस के लिए है, ठीक है। पुलिस के कॉल करने के लिए 112 है। 102 पता है क्या किसी को? तो ये महतारी एक्सप्रेस के लिए है, ठीक है। महतारी एक्सप्रेस के लिए 102, संजीवनी एक्सप्रेस के लिए 108, पुलिस हेल्पलाइन नंबर के लिए 112। तो ये सब आपको कुछ कुछ इंपॉर्टेंट टोल फ्री नंबर है जो कि मैं आपके लिए लिख दिया हूँ। तो ये सबको आप नोट डाउन करेंगे और याद रखेंगे, ठीक है। तो ये था पाँचवा प्रश्न हमारा आज का। चलिए, छठवां प्रश्न देखते हैं। छठवां प्रश्न है कि निम्नलिखित में असुमेलित विकल्प का चयन करना है। एक्चुअली यहाँ पे जो 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें क्या है कि एक लेफ्ट साइड में पुरस्कारों का नाम दिया गया है और राइट साइड में उसमें कितना रुपए इनाम दिया जाएगा वो लिखा गया है, ठीक है। तो छठवां प्रश्न किससे संबंधित है? केंद्र और राज्य सरकार की जो योजना है,
पुरस्कार उनसे संबंधित है वहाँ पर उसकी बात किया गया है। लेफ्ट साइड में उनसे संबंधित पुरस्कारों का नाम दिया गया और राइट साइड में उनसे संबंधित कितना रुपए पुरस्कार दिया जाता है, पुरस्कार राशि लिखा गया है। तो आपको बताना है कि कौन सा जो है असुमेलित है। तो प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार, क्या इसमें 1 लाख रुपए पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है? दूसरा, मिनी माता सम्मान 2 लाख रुपए। तीसरा है नारी शक्ति पुरस्कार 1.5 लाख रुपए। और चौथा, राज्य वीरता पुरस्कार 15,000 रुपये। कौन सा विकल्प जो है उससे संबंधित पुरस्कार और पुरस्कार राशि से असुमेलित है, आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है ऑप्शन नंबर सी। नारी शक्ति पुरस्कार जो है उसमें 1.5 लाख रुपए नहीं बल्कि 2 लाख रुपए दिया जाता है। ठीक है, यहाँ पे 1.5 लाख की जगह क्या होगा, 2 लाख रुपया होगा। साथ ही साथ एक प्रशस्ति पत्र भी दिया जाएगा, 2 लाख रुपए तथा प्रशस्ति पत्र दिया जाएगा। ठीक है, देखिए ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये प्रति वर्ष 8 मार्च को दिया जाता है। कब दिया जाता है? प्रति वर्ष 8 मार्च को। 8 मार्च को क्या मनाया जाता है? आप कमेंट करके बताएं कि 8 मार्च को क्या मनाया जाता है। ठीक है, देखिए ये जो नारी शक्ति पुरस्कार है ये भारत सरकार द्वारा दिया जाता है। ठीक है, भारत शासन या फिर भारत सरकार के द्वारा दी जाने वाली ये पुरस्कार है नारी शक्ति पुरस्कार, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा। ठीक है, महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा यह पुरस्कार जो है दिया जाता है, नारी शक्ति पुरस्कार दिया जाता है। इसके अंतर्गत 2 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। देखिए एक्चुअली ये जो पुरस्कार है ये केवल महिलाओं को ही दिया जाता है। ठीक है, केवल महिलाओं को दिया जाता है, पुरुषों को नहीं दिया जाता है। देखिए हालांकि ये क्या है कि किसके द्वारा, तो भारत शासन के महिला एवं बाल विकास मंत्रालय के द्वारा दिया जाता है महिलाओं को। ठीक है, विशेषकर कमजोर और जो साधन विहीन महिलाओं के आर्थिक सामाजिक सशक्तिकरण, नेतृत्व क्षमता को प्रोत्साहित करना, महिलाओं को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए या फिर उनके अंदर सकारात्मक कार्य करने के लिए जो कार्य करने वाले जो महिलाएं होती हैं उन महिलाओं को, या फिर सीधी सी बात ये समझ लीजिए कि महिला सशक्तिकरण के लिए जो कार्य करता है ऐसे कार्य करने वालों को 2 लाख रुपए और एक प्रशस्ति पत्र जो है पुरस्कार स्वरूप दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत जो नारी शक्ति पुरस्कार है इसके अंतर्गत 15 महिलाओं तक, अधिकतम 15 महिलाओं को यह पुरस्कार एक साथ दिया जा सकता है। ठीक है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, प्रधानमंत्री बाल पुरस्कार जो है ये केंद्र सरकार के द्वारा दिया जाता है जिसमें 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। तो देखिए ऐसे जो बच्चे, ठीक है, ऐसे बच्चे जो उम्र इनका क्या होना चाहिए 5 से 18 वर्ष। ठीक है, 5 से 18 वर्ष के जो बच्चे होते हैं जो कि सामाजिक सेवा, शैक्षिक, खेल, कला, संस्कृति और बहादुरी के क्षेत्र में असाधारण और सराहनीय कार्य जो करते हैं उनको जो है प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार दिया जाता है जिसके अंतर्गत 1 लाख रुपए और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये भी केंद्र सरकार की पुरस्कार है। मिनी माता योजना जो है ये याद रखिएगा, ये छत्तीसगढ़ राज्य सरकार द्वारा दिया जाता है मिनी माता सम्मान, जिसके अंतर्गत 2 लाख रुपए और साथ ही साथ प्रशस्ति पत्र भी दिया जाता है। ठीक है, इसमें जो है एक महिला को ही दिया जाता है, ऐसा नहीं कि एक से ज़्यादा, एक महिला को दिया जाता है या फिर एक कोई भी एक स्वैच्छिक संस्था हो। ठीक है, किसी एक को, एक महिला या फिर एक स्वैच्छिक संस्था को दिया जाता है जो कि महिलाओं के उत्थान के लिए उत्कृष्ट कार्य करते हैं। ठीक है, 2 लाख रुपए और कितना प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ठीक है, याद रखिएगा। राज्य वीरता पुरस्कार के अंतर्गत 15,000 रुपया दिया जाता है, ये बिल्कुल सही है। ठीक है, इसके अंतर्गत क्या होता है, जैसे कि कोई बच्चे किसी घटना विशेष में अगर वो कोई असाधारण वीरता और साहस और बुद्धिमत्ता का परिचय देते हैं, सराहनीय कार्य करते हैं, तब उनको राज्य वीरता पुरस्कार दिया जाता है। ठीक है, इसके अंतर्गत उनको 15,000 रुपये और प्रशस्ति पत्र दिया जाता है। ये जो इनाम होता है ये 26 जनवरी के दिन बांटा जाता है। ठीक है, 26 जनवरी के दिन दिया जाता है, याद रखिएगा। ठीक है, अब ऐसे ही एक और भी आप याद रख सकते हैं, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित बालक बालिकाओं के लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है। ठीक है, छात्रवृत्ति किसके लिए, तो शौर्य पुरस्कार से सम्मानित, याद रखिएगा, शौर्य पुरस्कार से सम्मानित जो बालक होंगे, बालिकाएं होंगे, उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रावधान किया गया है। इसके अंतर्गत क्या है कि अगर कोई बालक या बालिका है जो स्कूल में है तो उनको प्रति वर्ष 500 रुपये दिया जाएगा। ठीक है, अगर स्कूल में है।
अगर वो महाविद्यालय या फिर कॉलेज में पहुंच गए तो उनके लिए 1000 रुपये प्रति माह का प्रावधान किया गया है छात्रवृत्ति के रूप में। अगर कोई मान लो तकनीकी शिक्षा, टेक्निकल एजुकेशन या फिर मेडिकल इंजीनियरिंग में अगर वो एडमिशन लेते हैं तो उनको प्रति माह 1500 रुपये दिया जाता है। ठीक है, तो ये शौर्य पुरस्कार से संबंधित जो बालक बालिका हैं उनके लिए छात्रवृत्ति का प्रबंध किया गया है। तो ये पूरा जो है पुरस्कार से संबंधित ये प्रश्न था। उम्मीद है आपको यहाँ पे समझ में आया होगा। तो इसका आंसर होगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए अब हम 7वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। 7वां प्रश्न है कि मिनी माता सम्मान 2023, ठीक है, मिनी माता सम्मान 2023 से किसे सम्मानित किया गया। बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है, क्योंकि महिला सशक्तिकरण की बात हो रही है तो इन योजनाओं से क्वेश्चन, मतलब इनसे पुरस्कारों से संबंधित क्वेश्चन आराम से एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। तो पहला है कुमारी जम्बावती भू आर्य, कुमारी छाया विश्वकर्मा, डॉक्टर मीरा शुक्ला और उपरोक्त में से सभी किन्हें मिनी माता सम्मान से सम्मानित किया गया। इसका आंसर जो है ऑप्शन नंबर सी है। ठीक है, डॉक्टर मीरा शुक्ला को मिनी माता सम्मान 2022-23 से सम्मानित किया गया है। वहीं पे जो ए और बी ऑप्शन है, कुमारी जम्बावती आर्य और कुमारी छाया विश्वकर्मा, ये दोनों जो हैं इनको राज्य वीरता पुरस्कार 2022-23 से सम्मानित किया गया है। ठीक है, राज्य वीरता पुरस्कार 2022-23 से इनको सम्मानित किया गया था। ठीक है, याद रखिएगा। तो ये जो जम्बावती भू आर्य हैं ये कांकेर की हैं, ठीक है, और जो कुमारी छाया विश्वकर्मा जो हैं ये महासमुंद जिले की हैं। ठीक है, महासमुंद की। और जो मीरा शुक्ला है ये सरगुजा जिले की है। तो ये क्वेश्चन आपको याद रखना है, एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, चलिए अब 8वां प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। ठीक है, 8वां प्रश्न है कि छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के बारे में निम्न कथनों पर विचार करें। पहला कथन है छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 1 नवंबर 2000 को राज्य स्थापना के साथ ही हुआ था। दूसरा, वर्तमान में इस आयोग में 1 अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य कार्यरत हैं। श्रीमती अनिला भेड़िया इसके वर्तमान अध्यक्ष हैं। इसका बताइए कि कौन कौन सा जो कथन है सही है और उसके बाद उचित विकल्प का चयन करना है कि क्या होगा। केवल 1 सत्य है, केवल 2 सत्य है, 2 और 3 दोनों सत्य है, या फिर 1, 2, 3 तीनों सत्य है। बताएं इसका आंसर क्या होगा, इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका जो सही आंसर है वो ऑप्शन नंबर बी, केवल 2 सत्य। ठीक है, वर्तमान में इस आयोग में एक अध्यक्ष और 4 अन्य सदस्य कार्यरत हैं, ये कथन जो है बिल्कुल सही है। परंतु छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन 1 नवंबर 2000 को नहीं हुआ था। कब हुआ था तो याद रखिएगा 1 नवंबर 2000 की जगह अगर आप लिख दें 24 मार्च 2001। ठीक है, कब हुआ था गठन, 24 मार्च 2001 को छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग का गठन हुआ था, याद रखना है। ठीक है, जो ये श्रीमती अनिला भेड़िया है इसके वर्तमान अध्यक्ष नहीं होगा, क्योंकि अभी जस्ट मैं पीछे बताया था कि अनिला भेड़िया कौन है, तो छत्तीसगढ़ का जो महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, वो कौन है, अनिला भेड़िया है। तो वर्तमान ये जो छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग की वर्तमान अध्यक्ष महिला अनिला भेड़िया नहीं है, तो कौन है, किरणमयी नायक। याद रखिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। किरणमयी नायक जो हैं छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग के अभी वर्तमान अध्यक्ष हैं। कौन, किरणमयी नायक सॉरी। ठीक है, 4 अन्य सदस्य और कौन कौन है तो आप याद रख सकते हैं, अनीता रावटे। दूसरा याद रखिएगा नीता विश्वकर्मा। तीसरा जो है श्रीमती अर्चना उपाध्याय इनकी सदस्य हैं। और जो चौथी सदस्य है उनका नाम है श्रीमती बालो बघेल। तो आप इनके अध्यक्ष और 4 जो अन्य सदस्य हैं उनका नाम भी याद रखेंगे। ठीक है, अगर आपसे पूछ दिया जाए कि छत्तीसगढ़ के राज्य महिला आयोग के अध्यक्ष भी पता चल गया, छत्तीसगढ़ में महिला और बाल विकास मंत्री कौन है, अनिला भेड़िया, वो भी आपको पता चलेगा। अगर मैं आपसे पूछूं कि केंद्र में, मतलब केंद्र सरकार में महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है, या फिर ये कह लीजिए कि केंद्रीय महिला एवं
बाल विकास मंत्री कौन है? क्या आप बता पाएंगे क्या? केंद्रीय महिला एवं बाल विकास मंत्री कौन है? तो इसका आंसर क्या होगा? श्रीमती स्मृति ईरानी। ठीक है, श्रीमती स्मृति जुबिन ईरानी पूरा है, तो आप स्मृति ईरानी बस नाम याद रखिएगा, याद रखिए। ये जो 2022-23 का जो बजट है ना, 2022-23 का बजट है, इस बजट में छत्तीसगढ़ राज्य महिला आयोग को टोटल 512.07 लाख रुपए का बजट का प्रावधान किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा। ठीक है, तो ये 8वां प्रश्न, उम्मीद है आपको समझ में आया होगा कि इसका सही आंसर क्या है। 9वां प्रश्न देखते हैं आज का। आज का 9वां प्रश्न है कि मिशन शक्ति सामर्थ्य सखी निवास के बारे में विचार करें। यहाँ पे कथन दिया है, वीडियो को पॉज करें और बताएं कि कौन कौन सा कथन इसका सही है। ठीक है, मिशन शक्ति सामर्थ्य या फिर सखी निवास के बारे में क्या कथन सही है, कौन कौन से कथन सही है हमको बताना है। पहला कथन है, भारत सरकार द्वारा महिला कल्याण के लिए मिशन शक्ति की शुरुआत 1 अप्रैल 2022 ईस्वी को किया गया था। दूसरा, इसके अंतर्गत संचालित सखी निवास का मुख्य उद्देश्य अपने परिवार से दूर रहने वाली कामकाजी महिलाओं को किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना है। तीसरा, भारत शासन और राज्य शासन का अंशदान का अनुपात 60 और 40 का अनुपात है। इसमें से सही आंसर क्या होगा? कौन कौन सा विकल्प सही है? एक और 2 कथन सही है, 2 और 3 सही है, 1 और 3 सही, या फिर 1, 2, 3 सही, तीनों सही है। कौन कौन सा सही है इसका हमें बताना है। ठीक है, कौन कौन से कथन सही है उसके अकॉर्डिंग हमको चारों में से उचित विकल्प का चयन करना है। तो इसका जो सही आंसर है ऑप्शन नंबर डी। ठीक है, इसका आप डिटेल्स को समझिएगा ध्यान से। देखिए क्या है कि बहुत सारे ऐसे महिलाएं होती हैं जो कि अपने व्यावसायिक प्रतिबद्धताओं के कारण अपने परिवार से दूर रहते हैं। ठीक है, दूर रहने वाली कामकाजी महिलाएं होती हैं, जॉब के लिए ट्रेनिंग करते हैं या फिर उच्च शिक्षा प्राप्त करने के लिए बालिकाएं जो है घर से बाहर होती हैं, तो उनके लिए सुरक्षित और किफ़ायती आवास उपलब्ध कराना इसका मुख्य उद्देश्य है। इसी के लिए सखी निवास का शुरुआत किया गया था। ठीक है, और मिशन शक्ति जो ये योजना है या कार्यक्रम है, इसकी शुरुआत 1 अप्रैल 2022 ईस्वी को किया गया था। इसलिए पहला कथन सही है और दूसरा कथन भी सही है। और क्योंकि अगर किसी राज्य से कोई महिला बाहर रह रही है तो केवल भारत सरकार ही, जो केंद्र सरकार ही, वही उसके लिए उत्तरदायी नहीं है। तो भारत शासन और जो कोई भी राज्य है उन दोनों का दोनों मिला जुलाकर अंशदान करते हैं। तो भारत सरकार और मान लो छत्तीसगढ़ है तो छत्तीसगढ़ राज्य शासन के द्वारा जो भी अनुपात होगा अंशदान का वो 60-40 होगा। मतलब कहने का कि अगर 100 रुपया लगेगा तो केंद्र सरकार जो है 60 रुपये देगी और राज्य सरकार 40 रुपये देगी। तो 60 और 40 के अनुपात में अंशदान होता है केंद्र और राज्य का, याद रखिएगा। अगर वर्तमान में छत्तीसगढ़ के अंतर्गत देखा जाए तो छत्तीसगढ़ के 4 जिलों, ठीक है, छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में 6 सखी निवास संचालित है। ठीक है, याद रहेगा क्या कि छत्तीसगढ़ के 4 जिलों में 6 सखी निवास जो है संचालित है। 4 जिले कौन कौन से हैं भाई? तो पहला याद रखिएगा रायपुर, दूसरा याद रखिएगा बिलासपुर, तीसरा याद रखिएगा धमतरी, और जो चौथा है वो आपको याद रखना है वो है रायगढ़। तो इन 4 जिलों के अंतर्गत वर्तमान में छत्तीसगढ़ में सखी निवास का संचालन किया जा रहा है। टोटल कितने हैं? तो 6। कौन कौन से 4 जिले? तो मैंने यहाँ पे मेंशन कर दिया है। ठीक है, कितना अंशदान? 60-40 ये पूछा जा सकता है। तो ये था हमारा 9वां का आंसर ऑप्शन नंबर डी, जो कि 1, 2, 3 तीनों कथन सही है। ठीक है, चलिए अब हम आज का 10वां प्रश्न देखते हैं। 10वां प्रश्न है कि असुमेलित विकल्प का चयन करें। ठीक है, एक साइड में सरकार, चाहे केंद्र सरकार हो, राज्य सरकार द्वारा उसके द्वारा संचालित योजना का नाम दिया गया है, और दूसरी साइड वो योजना कब शुरू किया गया था वो दिया है। ठीक है, तो इसमें कौन सा जो है असुमेलित है वो बताना है। पहला, सुचिता योजना, इसकी शुरुआत कब हुई थी? 22 जनवरी 2015। दूसरा, मिशन शक्ति 1 अप्रैल 2022। तीसरा, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003। और नौनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014। कब किया गया था इसकी शुरुआत हमको बताना है। तो इसका सही आंसर क्या है बताइए, इसका सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन नंबर ए जो सुचिता योजना है वो इसका असुमेलित है, क्योंकि सुचिता योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को नहीं हुआ था। बाकी ये 3 योजनाएं जो है बिल्कुल सुमेलित है। देखिए मैं यहाँ पे चारों योजनाओं को
एक्सप्लेन नहीं करूँगा क्योंकि ये अपने आप में बड़े बड़े हैं, तो मैं नेक्स्ट जो पार्ट लेकर आऊँगा उसमें इन सबसे संबंधित मैं क्वेश्चन को आपको बनाऊँगा, क्वेश्चन बना कर लाऊँगा। ठीक है, अभी बस उसके लिए आपको डेट याद करवाने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये शुरुआत कब हुई थी, क्योंकि एग्ज़ाम में पूछा जा सकता है कि ये योजना की शुरुआत कब की गई थी। ठीक है, तो ये चारों विकल्प जोड़ने का मेरा मकसद यही था। ठीक है, तो शुचिता योजना की शुरुआत 22 जनवरी 2015 को नहीं किया गया था, इसीलिए जो कथन और या ऑप्शन ए जो है वो असुमेलित है। ठीक है, तो शुचिता योजना की शुरुआत कब हुई थी भाई, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, जो शुचिता योजना है इसकी शुरुआत 24 जनवरी 2017 को हुआ था। ठीक है, शुचिता योजना की शुरुआत 24 जनवरी 2017 को हुआ था, याद रखना है आपको। अच्छा, ये 22 जनवरी 2015 को क्या लागू किया गया था, तो याद रखिएगा बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। ठीक है, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना की शुरुआत कब किया गया था, 22 जनवरी 2015 ईस्वी को किया गया था। अच्छा, छत्तीसगढ़ के अंदर, क्योंकि देखिए ये जो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ योजना जो 22 जनवरी 2015 को लागू किया गया था, तो शुरुआत में इसमें देश का 100 जिलों को शामिल किया गया था। ठीक है, देश के 100 जिलों को यहाँ पे चयनित किया गया था, कब, 2015 के अंतर्गत। तो उसी में छत्तीसगढ़ का जो पहला चयनित जिला था वो था रायगढ़। ठीक है, पहला रायगढ़ था जो कि 2015 में चुना गया था। दूसरा जो जिला था वो बीजापुर, ठीक है, जो कि 2018 में चयनित किया गया था। तो याद रखिएगा, ये भी क्या पता एग्जाम में पूछा जा सकता है। और बाकी मिशन शक्ति जो है 1 अप्रैल 2022 को, छत्तीसगढ़ महिला कोष ऋण योजना 15 अगस्त 2003 को, और नौनी सुरक्षा योजना 1 अप्रैल 2014 को लागू किया गया था, चालू किया गया था, शुरुआत की गई थी। ठीक है, तो ये था आज के इस वीडियो में 10 महत्वपूर्ण प्रश्न। इन सारे प्रश्नों का जो फैक्चुअल बात है आपको नोट डाउन करना है, और जो भी टॉपिक्स मैं यहाँ पे कराया उसको आप किसी न किसी नोट से आपको कंप्लीट करना है। बस इस वीडियो के अंदर इतना ही। आप अच्छे से अपना पढ़ाई करते रहें। इस टॉपिक का जो है जो महिला सुपरवाइज़र का जो सिलेबस का पार्ट 1 है उसके लिए और वीडियो जो है आता रहेगा। इस वीडियो के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।